अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने पढ़ा था कि हाउ एसी पास थ्रू रजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो रजिस्टर में से किस तरह से पास होता है। आज हम देखते हैं कि हाउ द करंट अल्टरनेटिंग करंट पासिस थ्रू द कैपेसिटर, कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैपेसिटर में से कैसे पास होता है। डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के जब बात आती है तो पहला सवाल जो प्रोड्यूस होता है वो है हमारे पास कैपेसिटर्स के दरमियान, दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम। सो देयर इज अ इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान तो इंसुलेटिंग मीडियम होता है और करंट फ्लो तभी होगा जब दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई कनेक्शन हो। तो इस इंसुलेटिंग मीडियम की वजह से ये सवाल पैदा होता है कि हाउ द करंट पासिस थ्रू द कैपेसिटर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सर्किट में से करंट उस वक्त पास होता है जब सर्किट कंप्लीट हो। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों वायर्स के दरमियान क्या मौजूद है, स्पेस मौजूद है। इस स्पेस की वजह से, दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम की वजह से ये सवाल पैदा होता है कि हाउ द करंट इज पास थ्रू द कैपेसिटर। सो ये क्लियर नहीं है कि कैपेसिटर में से करंट जो है वो किस तरह से पास होता है। हम एक तजर्बा करते हैं, एक लाइट बल्ब लेते हैं और उसको एक कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास बल्ब है इट स्टार्ट ग्लोइंग, ये ग्लो करना शुरू कर देता है। और बल्ब का ग्लो करना, बल्ब का जलना इस बात का सबूत है कि कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास हो रहा है। अब जब बल्ब जो है ऑन है, लाइट दे रहा है हमें, तो इट्स मीन कि करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। लेकिन किस तरह से फ्लो हो रहा है इसकी तरफ आते हैं। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम होने की वजह से हमने यहाँ पर अगर डीसी लगाया होता, इसकी बजाय अगर हमारे पास डायरेक्ट करंट होता तो डायरेक्ट करंट कभी भी इसमें से ना गुजरता। क्यों? क्योंकि वही जवाब हमारे पास कि दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम है। तो कैपेसिटर में से जब अल्टरनेटिंग करंट गुजर रहा है तो इसका जवाब क्या होगा कि किस वजह से अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में से फ्लो कर रहा है। तो इसका बच्चों जवाब ये है कि कैपेसिटर में से करंट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से फ्लो करता है। तो हेंस करंट फ्लो ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से करंट फ्लो करता है। इसमें पहली बात तो ये है कि करंट जैसे ही, अल्टरनेटिंग करंट जो है जैसे ही स्टार्ट होता है इंक्रीज होना, तो जैसे ही करंट स्टार्ट होगा इंक्रीज होना, तो कैपेसिटर की एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी। मतलब ऊपर वाली प्लेट की पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, नीचे वाली प्लेट की नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इसी तरह से जब करंट जो है, करंट डिक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास ऊपर वाली प्लेट की जो पॉजिटिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, नेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से एक पॉजिटिव साइकिल में ये होगा कि एक हाफ इंटरवल के अंदर कैपेसिटर्स की प्लेट्स चार्ज होती हैं और यहाँ पे जाके मैक्सिमम चार्ज हो जाती है। जैसे ही करंट स्टार्ट हो डिक्रीजिंग, करंट जो है डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो कैपेसिटर्स की प्लेट्स जो है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो चार्जिंग के दौरान करंट फ्लो कर रहा है और डिस्चार्जिंग के दौरान भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। फिर नेक्स्ट इंटरवल में क्या होता है? नेक्स्ट इंटरवल में ये होता है, ये मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? अगर हमारे पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये होता है कि हमारे पास जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी ये नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाती है और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी ये पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाती है। मैक्सिमम वैल्यू पे यहाँ तक जो है कैपेसिटर की एक प्लेट और दूसरी प्लेट दोनों की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इंक्रीज होगी और जैसे ही यहाँ से करंट जो है स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो उस तरह से सेम वही पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह ही नेगेटिव हाफ साइकिल की तरह कि दोनों की फिर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फर्क सिर्फ ये होगा कि अगर हमारे पास एक इंटरवल में ऊपर वाली प्लेट हमारे पास पॉजिटिव है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है, तो अगले हाफ साइकिल के अंदर जो प्लेट पॉजिटिव होती है वो नेगेटिवली चार्ज और जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कैपेसिटर्स में
जो करंट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से फ्लो कर रहा है। मतलब ये है कि पहले चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो गए। तो ये सवाल पैदा होता है कि डायरेक्ट करंट क्यों नहीं पास होता इसमें से। तो उसकी वजह बच्चों ये है कि इंसुलेटिंग मीडियम मौजूद है। डायरेक्ट करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, जबकि अल्टरनेटिंग करंट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर पीरियडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यही फायदा है कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगाते हैं तो उसमें से करंट फ्लो करता है। सो ये बच्चों बल्ब इस बात का सबूत है, बल्ब का ग्लो करना इस बात का सबूत है कि अल्टरनेटिंग करंट कैन पास थ्रू कैपेसिटर। अब हम आते हैं इसकी रिलेशन की तरफ, इक्वेशन की तरफ। तो वोल्टेज अक्रॉस इट्स प्लेट्स, दोनों प्लेट्स एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरी नेगेटिवली चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V जो है दैट इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपके पास रिलेशन आ गया। और कैपेसिटर्स के केस में Q इज इक्वल टू CV के बराबर होता है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। सो Q इज इक्वल टू CV, दैट इज V की वैल्यू आप पुट करते हैं तो C V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों कि आपके पास जो चार्ज है और जो आपके पास वोल्टेज है, तो चार्ज और वोल्टेज बोथ आर इन फेज टू ईच अदर। चार्ज और वोल्टेज जो हैं ये दोनों हमारे पास क्या है, एक दूसरे के लिहाज से इन फेज हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि वोल्टेज भी आपके पास साइन फंक्शन है और चार्ज भी आपके पास साइन फंक्शन है। सो इट्स मीन वोल्टेज एंड चार्ज विल रीच इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। रीजन क्या है, बोथ आर इन फेज टू ईच अदर। ओके जी, अब हम बात करते हैं करंट की। तो करंट हमारे पास क्या होता है, तो करंट होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज कॉल्ड करंट। ये पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब डेल क्यू आपके पास क्या है, दैट इज अ चार्ज, और ये है आपके पास परपेंडिकुलर। ये आपके पास चार्ज आ गया परपेंडिकुलर। और डेल टी आपके पास क्या है, डेल टी आपके पास टाइम है, और टाइम जो है ये आपके पास आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइज ओवर रन, ये हमारे पास स्लोप के बराबर होता है। सो दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो ग्राफ का जो स्लोप है ये किसके बराबर होगा, करंट के बराबर। सो स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व दैट इज इक्वल टू करंट। यहाँ पे मैंने इसी वजह से ये बात क्लियर की है ताकि अगर मैं स्लोप का जिक्र करता हूं तो आपके जहन के अंदर करंट होना चाहिए कि स्लोप का मतलब यहाँ पे करंट है। सो बच्चों इन दोनों रिलेशन से ये आपके पास रिलेशन आ गया वोल्टेज का, ये आपके पास आ गया करंट का। तो यहाँ पर पहले बल्ब ग्लो कर रहा है और फिर वो चार्ज मूव करते हुए कैपेसिटर्स की प्लेट्स तक आते हैं। तो इससे क्लियर होता है करंट पहले है और वोल्टेज बाद में। इसका मतलब अगर ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज। आप किसी भी इंटरवल की बात करें, ये मैंने जो ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट की है ग्राफ के अंदर, ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है करंट को, और जो ब्लैक लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो करंट लीड कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये लैग कर रहा है। और अगर हम इसका ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं, पॉइंट P की बात करते हैं, N की बात करते हैं, R की बात करते हैं, S की बात करते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ कर्व होगी ग्राफ की, क्यूटी कर्व की, वो हमारे पास करंट के बराबर होगी। तो अब स्लोप क्लियर हो गया कि जहां मैंने स्लोप की बात करनी है तो स्लोप का मतलब होगा करंट। ये बच्चों अपने जहन में रखिएगा। सो स्लोप वही बात आ गई, परपेंडिकुलर बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर चार्ज है और बेस आपके पास करंट है, दैट इज इक्वल टू करंट। अब हम बात करते हैं O की, इस पॉइंट O की बात करते हैं। तो पॉइंट O पर आपके पास क्या है, इनिशियली कैपेसिटर्स के अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, तो एट Q इज इक्वल टू 0 स्लोप मैक्सिमम। स्लोप मैक्सिमम क्यों कहा हमने, क्योंकि स्लोप करंट के बराबर है, तो पॉइंट O पर करंट हमारे पास मैक्सिमम है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं इसकी कि इधर से ये जो आपके पास वोल्टेज है स्टार्ट टू इंक्रीजिंग, ये O से A तक जो है हमारे पास वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स की प्लेट्स में बढ़ना शुरू हो गया है। मतलब कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान चार्जिंग बढ़नी शुरू हो गई है और पॉइंट A पर कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो गया।
अगर ए पर इसकी चार्जिंग मैक्सिमम है, लेकिन इधर अगर हम करंट की बात करते हैं तो पी से एन, तो करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। और अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो क्यू टी कर्व में डिक्रीज टू जीरो। क्यू टी कर्व जो है इसमें जो स्लोप है, करंट है, दैट इज स्टार्टिंग टू डिक्रीज, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और पॉइंट एन पे जाके हमारे पास स्लोप जो है वो मिनिमम या स्लोप आपके पास जीरो है, और यहाँ पर करंट भी आपके पास जीरो हो गया। तो स्लोप का वही बात कि स्लोप एक्चुअली हमारे पास करंट है। तो एट पॉइंट एन करंट इज इक्वल टू जीरो, स्लोप इज इक्वल टू जीरो, या स्लोप मिनिमम है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट ए टू बी की। अब यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होना शुरू हो गया। और इधर एन टू जो स्लोप की बात करते हैं तो एन से ये आर की तरफ आ गया। अब आपके पास अगर हम स्लोप निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर आपके पास उसी तरह से चार्ज परपेंडिकुलर होगा और जो टाइम है वो बेस होगा। तो इधर हमारे पास इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, स्लोप ऑफ कर्व इज नेगेटिव। ए से बी तक, ए से बी तक हमारे पास स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब करंट आपके पास आर है, एन टू आर। तो ये क्या क्लियर हुआ कि पॉइंट ओ पर फेज आपके पास जीरो है और पॉइंट पी पर फेज आपके पास पाई बाय 2 है। तो करंट लीड कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज, हेंस करंट इज लीडिंग द अप्लाइड वोल्टेज। अच्छा, इसके बाद हर पॉइंट पर अगर हम फेज डिफरेंस निकालने से बेहतर ये होता है कि हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ज़बरदस्त एक मेथड है, हालांकि वोल्टेज और करंट दोनों वेक्टर्स नहीं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वेक्टर डायग्राम बनाते हैं अपनी सहूलत के लिए कि आपके पास देखते ही, डायग्राम को देखते सार ही हम बता सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है तो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस है दैट इज़ 90। अगर आप इसको रेडियन के अंदर लिखना चाहते हैं दैट इज़ पाई बाय 2 रेडियन। तो ये पाई बाय 2 रेडियन इनके दरमियान फेज डिफरेंस है। करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। अगले इंटरवल की बात करते हैं तो आपके पास क्या होगा, करंट यहाँ पर आ जाएगा और वोल्टेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो वोल्टेज का फेज होगा 90 और जो हमारे पास करंट है, इस करंट का जो फेज होगा ये आपके पास हो जाएगा 180। तो डिफरेंस आप लेते हैं तो फिर से इनके दरमियान 90। तो कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। इसी तरह से आप बाकी इंटरवल्स की भी बात कर लेंगे। ये आपके पास करंट आ गया, ये आपके पास वोल्टेज आ गया, तो अब भी इनके दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो 90 ही होगा, क्योंकि करंट का एंगल 270 है, वोल्टेज का आपके पास 180 है। इसी तरह से कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो ये करंट आ गया और ये आपके पास आ गया वोल्टेज। तो अभी फेज डिफरेंस 90 है, इसका एंगल हो गया आपके पास 360 और ये आपके पास 270। तो हमने इसको रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। वो पिछले आर्टिकल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आपको ये चीज़ बता दी थी। तो डिफरेंट इंटरवल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट पर आपके पास वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो हमें क्लियर नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये वेव डायग्राम होगी, इक्वेशन होगी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होगी। तो हम बात करते हैं कैपेसिटर की अपोजिशन के बारे में। देखिए, कैपेसिटर एक कंपोनेंट है, तो जब भी कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो कैपेसिटर आल्सो अपोजेस, तो कैपेसिटर भी उस अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। तो उस अपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं। सो अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर ड्यू टू फ्लो ऑफ एसी ड्यू टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कि कैपेसिटर को जब भी आप अल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर क्या काम करता है, अपोज करता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। उस अपोजिशन को अब हमने रेजिस्टेंस का नाम नहीं देना, क्योंकि वो रजिस्टर की अपोजिशन को हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस का। और कैपेसिटर की जो अपोजिशन होगी इसको हम नाम देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, जिसको हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट, इन दोनों का रेशो लेंगे, हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा। ये वोल्टेज है, इसका यूनिट वोल्ट है, ये करंट है, इसका एम्पेयर है, तो वोल्ट पर एम्पेयर इसका यूनिट बनता है, दैट इज इक्वल टू ओहम। सो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी के केस में इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हैं तो एक्स सी दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। तो ये 1 ओवर ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा। अब ओमेगा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है
दैट इज 2 पाई एफ। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो यहां से जो चीज क्लियर हो रही है वो ये चीज क्लियर हो रही है। अब ये क्या चीज है? इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हम जो अल्टरनेटिंग करंट आमतौर पे अल्टरनेटिंग करंट जो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मतलब 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटिंग करंट हमें मिलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। क्यों रखी जाती है, उसकी वजह क्या है, उसकी तरफ भी आते हैं। तो पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो बच्चों, अगर हम फ्रीक्वेंसी हाई रखते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी ये लो होगी, और लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो हाई होगी। तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी भी यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर कैपेसिटर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जो आपके पास कैपेसिटर की अपोजिशन है ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जहां पर अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहां कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर की अपोजिशन कम से कम होगी। तो ये बच्चों आ गया आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसके आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं और वो पॉइंट आपके पास है पावर का। तो जो प्योर कैपेसिटर है उसके अंदर पावर डेसिपेशन जीरो है। अब पावर डेसिपेशन जीरो हम क्यों कहते हैं? देखिए ना, एक चीज अगर हम कहीं से कोई चीज परचेज करते हैं, ये यूं कह दें कि अगर हम किसी को 100 पीस देते हैं और आधे घंटे बाद वो हमें 100 पीस ही वापस दे देता है, इट्स मीन हमारा जो पैसे हैं उसमें कोई लॉस नहीं आया। जो जितनी हमारे पास पहले अमाउंट थी उतनी ही रही। तो कोई चीज़ आप अगर देते हैं और रिटर्न उसका ले लेते हैं तो इसको मीन देयर इज नो लॉस, कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ। सो पावर डेसिपेशन की बात करते हैं तो प्योर कैपेसिटर के अंदर जो पावर डेसिपेशन है दैट इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो क्यों है? जीरो इस वजह से है कि जो कैपेसिटर है इट गेन पावर इन चार्जिंग प्रोसेस, डिलीवर पावर इन डिस्चार्जिंग प्रोसेस। जितनी पावर कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस के अंदर ले रहा है उतनी ही पावर कैपेसिटर डिस्चार्जिंग प्रोसेस में रिटर्न कर रहा है। तो एक इंटरवल में कैपेसिटर जो है वो पावर ले रहा है, पावर गेन कर रहा है, और दूसरे ही इंटरवल के अंदर वो पावर वापस कर रहा है। डिस्चार्जिंग में उसने पावर गेन की है, पावर ली है, और डिस्चार्जिंग प्रोसेस के अंदर उसने उतनी ही पावर जो है वो रिटर्न कर दी है। तो इसका मतलब हुआ देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है आ जाता है। अगर हम इनमें वोल्टेज और करंट की बात करते हैं तो हमने जो पावर का रिलेशन पढ़ा है इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, P इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पे ये भी रूट मीन स्क्वायर है, ये भी रूट मीन स्क्वायर है। तो अगर हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की, तो अभी हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देखा कि वोल्टेज और करंट आर आउट ऑफ फेज, और कितना आउट ऑफ फेज है? 90 या फिर π/2 रेडियन। तो इन दोनों के दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है ये हमारे पास 90 है। तो वी आई कॉज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 90 पुट करें, कॉज 90 जीरो के बराबर होता है। इसको अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो पावर यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो थ्योरेटिकली अगर आप देखते हैं तो इसमें क्लियर है कि कैपेसिटर चार्जिंग में जितनी पावर ले रहा है डिस्चार्जिंग में उतनी ही रिटर्न कर रहा है। और अगर आप मैथमेटिकली पावर की रिलेशन से देखते हैं, फेज के हिसाब से बात करते हैं, तो वहाँ भी ये बात क्लियर होती है कि कैपेसिटर के अंदर फेज डिफरेंस क्योंकि 90 का है तो उस सूरत में पावर जो है ये हमारे पास जीरो आती है। तो इट्स मीन देयर इज नो लॉस ऑफ पावर इन अ प्योर कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एक कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास हो रहा है। तो आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या जो पॉइंट आप लोगों को क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट किया करें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कोई भी ऐसा आर्टिकल जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैं अब कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रीवियस आर्टिकल का लिंक आपको ज़रूर दूं, ताकि आप का अगर वो कुछ पॉइंट क्लियर नहीं होते, क्योंकि प्रीवियस आर्टिकल ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं याद आते या आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा होता, तो फिर वो जो प्रीवियस आर्टिकल होगा उसको आप देखेंगे, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आएंगे। सो आई विल ट्राई कि मैं इंशाल्लाह हर लेक्चर के अंदर प्रीवियस आर्टिकल का लिंक भी ज़रूर शेयर करूं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चैप्टर नंबर 16 का आज हमने अल्टरनेटिंग करंट जो है किस तरह से कैपेसिटर में से पास होता है ये पढ़ा है, और इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल होगा दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिंग करंट पासिस थ्रू द इंडक्टर, कि इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो किस तरह से पास होता है। तो इसके बाद फिर हमने जो पढ़ना है उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम ये कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर को आपस में मिला के एक सर्किट बनाते हैं, और उस सर्किट में से किस तरह से जो अल्टरनेटिंग करंट पास होगा, कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको मज़ीद शार्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी मेथड ज़रूर बताएंगे। अब आप लोग लेक्चर्स तो देखते हैं, तो अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर इस तरह से आपको हमारे जो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सा लेक्चर अपलोड किया है या नहीं किया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनसे भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर घर में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, मोबाइल तो आप लोग यूज़ करते ही हैं, तो जैसे ही आप फ्री बैठे हैं तो लिंक ओपन करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।